तो बेटा आज की क्लास में मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम सीख रहे हैं। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम तीन मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड, उसके बाद इनकम मेथड, उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड। ये तीन मेथड से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, एक बार फार्मर, मिलर और बेकर वाली स्टोरी पे जाओ मेरे बच्चों और याद करने की कोशिश करो। सबसे पहले याद होगा आपको, मैंने वैल्यू ऑफ आउटपुट लिखा था, एक बार मैं लिख भी देता हूं आपके लिए, फिर मिटा दूंगा। सबसे पहले मैंने वैल्यू ऑफ आउटपुट लिखा था, उसमें से माइनस करा था आईसी। याद आ रहा है मेरे बच्चों? तो ये जो चीज बाहर आई थी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी करके, वो क्या आया था मेरा? वो आया था मेरा वैल्यू एडेड। याद अगर आ गया हो तो ठीक है मेरे बच्चों। यहां तक पहले बताओ कोई दिक्कत है? फार्मर था एक मिलर था और एक बेकर था जो पीछे क्लास करी है। इसने 500 माइनस इसका आईसी 0 था, तो ये जो 500 आई थी वो मेरा जीवीए एमपी था। याद आ गया मेरे बच्चों? ऐसे ही फिर इसने इसको सामान बेचा, इसने वो वाला प्रोडक्ट कितने का बेचा? 700 का बेचा। इसने इसको बेचा, फिर इसने प्रोडक्ट कितने का बेचा? 1000 रुपए का बेचा। ऐसे ही इसकी वैल्यू एडेड 200 आ गई, इसकी वैल्यू एडेड 300 आ गई। ये अकेले का जो वैल्यू ऐड करते हैं उसको जीवीए एमपी बोलते हैं, और मैंने आपको समझाया था सिग्मा जीवीए एमपी इक्वल्स टू जीडीपी एमपी। ये मैं आपको न्यूमेरिकल जोन में बखूबी दिखा चुका हूं। आप एक बार पहले यहां तक ध्यान से देख लो। तो बेटा अब मैं आपको वैल्यू एडेड मेथड के अगर स्टेप आ गया 3 नंबर का क्वेश्चन, वो सिखा रहा हूं। देखो बेटा, जो न्यूमेरिकल में सीखा था वो अलग चीज होती है। अगर थ्योरेटिकल 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया कि स्टेप्स बताओ वैल्यू एडेड मेथड से कैसे नेशनल इनकम को एस्टिमेट करा जाता है, फिर उसका तरीका अलग है। तो पहले तो मैं हेडिंग डाल देता हूं, हम कौन सा मेथड कर रहे हैं? हम कर रहे हैं बच्चों वैल्यू एडेड मेथड कर रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान से देख लो, हम क्या कर रहे हैं? वैल्यू एडेड मेथड कर रहे हैं। तो अगर ये आ गया तो इसके स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप नंबर 1, हमें आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई करनी है। 3 प्रोडक्शन यूनिट होती है, आपको मैं बता दूं कितनी होती है? 3 प्रोडक्शन यूनिट होती है। पहली होती है हमारी प्राइमरी सेक्टर, दूसरी हमारी है सेकेंडरी सेक्टर, और जो तीसरी है हमारी वो है हमारा टर्शरी सेक्टर। कौन सा सेक्टर है मेरे बच्चों? टर्शरी सेक्टर, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, पहले इन तीनों यूनिट को क्या करना है? हमें इन तीनों का हमें जीवीए एमपी निकालना है कि प्राइमरी सेक्टर का जीवीए एमपी कितना है, सेकेंडरी का जीवीए एमपी कितना है, टर्शरी का जीवीएमपी कितना है ना। इन तीनों को पता होना चाहिए जीवीएमपी, तभी तो जीडीपी एमपी आएगा। बेसिकली जीडीपी एमपी जाने के लिए मेरे को इन तीनों का जीवीएमपी पता होना चाहिए। जैसे फार्मर, बेकर, मिलर वाला लिया था, यहां मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर ले लिया। अब मेरे को तीनों का जीवीएमपी पता होना बहुत ही जरूरी है। तो बेसिकली जो हमारा स्टेप 2 है निकालना, तो उसके अंदर हमें जीडीपी एमपी है। स्टेप जो 2 है, हमें एस्टिमेट करना है जीडीपी एमपी। आप पूरा लिख देना पेपर में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमें क्या करना है? एस्टिमेट करना है। ठीक है मेरे बच्चों, ये जीडीपी एमपी तो निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको निकालने के लिए हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ ईच सेक्टर। क्या बोला मेरे बच्चों मैंने? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ ईच सेक्टर निकालनी पड़ेगी, है ना मेरे बच्चों? तो हर सेक्टर की ग्रॉस वैल्यू एड मार्केट प्राइस हमें निकालनी पड़ेगी। उसके बाद क्या करेंगे? तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ईच सेक्टर। ऐसे पेपर में आपको लिखना है। फिर यहां पे लिखना है आपको यूं, सिग्मा जीवीए एमपी इक्वल्स टू जीडीपी एमपी। बात समझ आई है कि नहीं आई है? फिर हमने क्या करा? सिग्मा जीवीए एमपी करके क्या निकाल लिया? जीडीपी एमपी निकाल लिया। लेकिन मेरे बच्चों हमें क्या निकालना है? हमें तो नेशनल इनकम निकालनी है हमें, लेकिन ये चीज दिखानी स्टेप बाय स्टेप पड़ेगी। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आओ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूं। सर इधर इधर आना। स्टेप 3,
अब स्टेप 3 में हमें क्या करना है, देखो इधर फोकस करना। अभी हमने सेकंड जो स्टेप था उसके अंदर हमने एस्टिमेट कर लिया है, जीडीपी एमपी हम एस्टिमेट कर चुके हैं। अब हम क्या एस्टिमेट करेंगे, स्टेप 3 में एस्टिमेट करेंगे, एस्टिमेट डोमेस्टिक इनकम। सर ये डोमेस्टिक इनकम क्या होती है बेटा, आप तो बहुत बार बता चुका हूं मैं आपको, एनडीपीएफसी होती है डोमेस्टिक इनकम, याद आ गया। तो एनडीपीएफसी पे आना है और जीडीपी एमपी मुझे पता लग चुका है, तो नेट पे आना है ग्रॉस। क्या करेंगे खुद ही बताओ, माइनस डेप्रीशिएशन, डी डी सेम है, एफसी पे आना है माइनस एनआईटी। बात समझ आ गई है। अब मैंने स्टेप 3 में एस्टिमेट करा डोमेस्टिक इनकम। अब मैं स्टेप 4 में क्या करूंगा, स्टेप 4 में मैं एस्टिमेट करूंगा नेशनल इनकम। वो क्या है, एनएनपीएफसी। तो एनएनपीएफसी पे आना है और पीछे में एनडीपीएफसी निकाल चुका हूं, तो नेट डैश सेम है। नेशनल पे आना है, डोमेस्टिक दे रखा है, प्लस एनएफआईए। बात समझ आती है। तो इस तरीके से हमें ये प्रॉपर दिखाना पड़ेगा, तब आपको 3 नंबर मिलेंगे। एक बार आप पूरा बोर्ड एक ग्लांस में आप चेक कर सकते हो। तो बेटा अब हम पढ़ रहे हैं प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। क्या पढ़ रहे हैं, प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। बहुत ही काम के ये प्रिकॉशंस है मेरे बच्चों। ये प्रिकॉशन से ही आपके आगे जाके क्वेश्चन आएंगे 2-2 मार्क के। ये जो प्रिकॉशंस हम करेंगे पेपर में, ये सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा कि भाई प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड बता दो, ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो घूम के आएगा इन्हीं में से। बात समझ आ रही है। आओ चेक करवाता हूं, प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। देखो सबसे पहले मेरी बात सुनो, जो ये प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड का मतलब है, अगर आप वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम को एस्टिमेट कर रहे हो तो आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी बहुत ही जरूरी है। सबसे पहली बात जो मेन बात है वो है इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। कि बेटा जब आप वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हो, जब आप वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हो, तो सबसे पहली बात आपको इंटरमीडिएट गुड को कंसिडर नहीं करना है। सर बात समझ नहीं आई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोबारा से आ जाओ। ये हमारा फार्मर था, ये हमारा मिलर था, ये हमारा बेकर था। यहां मैंने क्या लिखी थी, वैल्यू ऑफ आउटपुट, यहां मैंने आईसी, यहां मैंने वैल्यू एडेड। बेटा बार बार पीछे की गलतियां रिकॉल कराता हूं मैं आपको, ये बात ध्यान रखना। 500 माइनस 0 याद आ गया, 700 माइनस 500 याद आ गया, 1000 माइनस 700। अब एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था ये जो 1000 है ये क्या था मेरा, ये फाइनल गुड था मेरा, ये मेरा फाइनल गुड था ना, जीडीपी एमपी इसी को कहते हैं ना, जीडीपी एमपी। देखो बेटा इस 1000 रुपए के अंदर जो हमारे बेकर ने 1000 रुपए की ब्रेड मुझे बेची थी उसके अंदर 700 ऐड है, ये 700 भी तो ऐड ही है इसके अंदर, और इस 700 के अंदर ये 500 ऐड हो गया है। भाई 1000 रुपए के बेकर ने 1000 रुपए की ब्रेड बेची है, कमाए तो बेकर ने 300 रुपए, तो उसके अंदर 700 भी तो ऐड है और 700 के अंदर 500 ऐड है। तो कहने का मतलब जब तुम वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम को निकाल रहे हो तो इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इस मेथड से अगर आप नेशनल इनकम निकाल रहे हो इंटरमीडिएट गुड ऐड नहीं करने हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी फाइनल इनकम के फाइनल गुड के अंदर
ऐड हो चुके हैं, अगर वो दोबारा ऐड हो गए तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे बच्चों? डबल काउंटिंग नजर आएगी आप लोगों को। ठीक है मेरे बच्चों, एक बार देख लो आराम से। तो बेटा पॉइंट 2 देखते हैं, आप ध्यान से देखो। प्रिकॉशन का पॉइंट 2, जब हम वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, ठीक है मेरे बच्चे, वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अब इसका मतलब सुनना मेरे बच्चों, देखो अब मैंने आपको पीछे बताया था नेशनल इनकम रेजिडेंट्स की इनकम है और इसके अंदर फैक्टर इनकम ऐड करी जाती है। फैक्टर इनकम क्या होती है? जिसके अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज बने हो, जिसके अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज बने हो। यह बात आपको ध्यान रखनी है मेरे बच्चों। यही लॉजिक पूरे मतलब नेशनल इनकम की मेन जड़ है। ये लॉजिक आपको मुट्ठी में रखना है अपनी। बात समझ आती है? अब जो मैंने लिखा है वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अब मेरी बात सुनो, फिर मैं दोबारा आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, नेशनल इनकम में रेजिडेंट्स की इनकम ऐड होती है और फैक्टर इनकम ऐड होती है जिसके अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विस बने हो। अब एक बात होता है, एक गाड़ी है, आप शोरूम से लेके आ गए, जितनी उसकी वैल्यू थी, गुड बना है ना, गाड़ी गुड है ना, उसकी वैल्यू नेशनल इनकम में ऐड हो गई। अब वो गाड़ी आपने किसी को बेच दी सेकेंड हैंड, सपोज करो 2 लाख रुपए की बेच दी, उसने आपको 2 लाख रुपए दिए, आपकी इनकम जनरेट हो गई। ऐसा मत सोचना, देखो भाई उसने जो आपको 2 लाख रुपए दिए हैं ना, वो गुड, वो गाड़ी जब पहली बार आप शोरूम से लेके आए थे उस साल नेशनल इनकम में ऐड हो चुकी है। आप उसी गुड को दोबारा ऐड कर दे रहे हो। भाई ये क्या मतलब है? ये तो कोई फायदे वाली बात नहीं ना। वो कितनी बार ऐड करोगे? तो अगला किसी और को बेचेगा, या तो चलती रहेगी कहानी। गुड एक था, तुमने उसको 10 बार ऐड कर दिया। आपने 2 लाख की बेची, उसने आगे 1 लाख की बेच दी। सपोज करो एक वैन है, ओमनी वैन। हिंदुस्तान में क्या होता है ओमनी वैन के साथ? पहले ओमनी वैन घर वाले खरीदेंगे, फिर वो ओमनी वैन बेच देंगे। किसको बेचेंगे? वो स्कूल वाले भैया जो मैक्सी कैब चलाते धड़ाधड़, फिर वो चलाएंगे। फिर वो वाले भैया भी बेच देंगे। किसको बेचेंगे? वो जो सड़क के कोने भल्ले बापड़ी बेचता है वैन के अंदर, फिर वो उसको बेच देंगे। तो हिंदुस्तान में तो भाई चलती रहती है चीज। क्या उसी गुड़ को 50 बार ऐड करोगे? सेकेंड हैंड गुड़ नेशनल इनकम में ऐड नहीं करना है। इसी पॉइंट में एक बड़ी काम की बात सुनना ध्यान से। अब सपोज करो गाड़ी तुम ले आए थे, तुमने वो गाड़ी 2 लाख की किसी को बेच दी, ठीक है मेरे बच्चों। बीच में एक डीलर था, बीच में कौन था? डीलर था, एक ब्रोकर था। उस बंदे ने आपसे भी कुछ कमीशन ली, क्योंकि आपकी गाड़ी बिकवाई है उसने, जिसको दिलवाई है उससे भी कमीशन ली, दोनों बंदों से कमीशन ली। अब बताओ जो उस डीलर को कमीशन मिली, क्या वो नेशनल इनकम में ऐड होगी? सोचो, वो कमीशन नेशनल इनकम में ऐड होगी। सर कमीशन क्यों ऐड होगी? गुड तो पुराना है। अबे गुड पुराना है मेरे भाई, सर्विसेज तो नहीं है। वो डीलर जो सर्विसेज दे रहा है वो तो बिल्कुल फ्रेश दे रहा है ना। गुड पुराना है तो क्या वो डीलर की सर्विस तो नहीं है, वो आप दोनों पार्टी को मिलवा रहा है, उसकी सर्विस तो फ्रेश है। गुड की वैल्यू ऐड नहीं करनी, उसने जितनी सर्विस दी है उतनी वैल्यू ऐड करी जाएगी। तो क्या बोला मैंने? वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, हाउएवर एनी कमीशन और ब्रोकरेज गिवन विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ये बात समझ आ गई है? पॉइंट नंबर 2 हमारा यहां खत्म होता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो बेटा थर्ड प्रिकॉशन करते हैं, बड़े ध्यान से देना, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ गुड फॉर सेल्फ कंजम्पशन will be included in national income। ये तीसरा प्रिकॉशन है। देखो बेटा ये कह रहा है, आपने वैल्यू एड मेथड पढ़ा था, मैंने आपको बोला था बेटा अगर आपको सेल्स गिवन है, याद करो पहले वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला। मैं हर चीज पीछे से बताता हूं आपको,
ये देखो ध्यान से, फॉर्मूला था वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी इक्वल्स टू वैल्यू एडेड, है ना। अब वैल्यू एडेड बोलो चाहे जीवीएमटी बोलो, एक की बात एक ही था। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या था, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, याद करो। और जब मैं न्यूमेरिकल इसके कर रहा था तो मैंने आपको ये बोला था बेटा, अगर आपको सेल गिवन है और नीचे गिवन है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन और नीचे गिवन है एक्सपोर्ट, तो बेटा एक्सपोर्ट तो ऐड नहीं करना क्योंकि वो सेल्स के अंदर ऑलरेडी ऐड है, पर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन आपको ऐड करना है, आपको ऐड करना है। अब मेरी बात सुनना मेरे बच्चों, बच्चा कहता है सर ठीक है एक्सपोर्ट ऐड नहीं करना है और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऐड करना है। मैंने उसको बोला बेटा एक्सपोर्ट तो बेटा इसलिए ऐड नहीं करना है क्योंकि एक्सपोर्ट का मतलब सेल है, माल बाहर बिका है। जब मुझे टोटल सेल गिवन है तो उसके अंदर एक्सपोर्ट भी ऑलरेडी क्या है, एडेड ही है। पर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन सेल नहीं है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन सेल नहीं है, इसको सेल माना जा रहा है। ये तो कोई गुड ऐसा था मेरी फैक्ट्री में जो बना, मैंने खुद ही यूज कर लिया, वो सेल नहीं है, वो सेल में चढ़ा नहीं, पर उसको वो सेल होती तो सही, अगर मैं करना चाहता वो सेल होती ना, तो इसलिए उसको सेल माना जा रहा है। ये इसका लॉजिक है। अब अगर कोई बच्चा कहता है सर धार नहीं आई मेरे कंसेप्ट में, अब मैं आपको बताता हूं और रिफाइन तरीके से, अब मैं उस पोजीशन में आ चुका हूं कि मैं इसको और फिल्टर कर सकूं। सुनो मेरे बच्चों, इसलिए मैं कहता हूं बेटा लॉजिकली चीज समझ आएगी, रट के कोई फायदा नहीं है। अब मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से, अब मैं आपको बताता हूं लॉजिकली प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन क्यों ऐड होगा। नेशनल इनकम निकालते वक्त रेजिडेंट की और फैक्टर इनकम ऐड होनी है। कौन ऐड होनी, फैक्टर इनकम। बेटा गुड्स बने हैं ना, गुड्स बने तो क्या आपने पेमेंट नहीं करी लेबर को, पेमेंट तो करी होगी लेबर को, उसकी इनकम तो जनरेट हुई है। तो ये जो गुड है ना बेटा, ये गुड्स बने हैं, जिसके अगेंस्ट क्या बने हो, गुड्स बने हो, वही तो फैक्टर इनकम होती है। और गुड्स बने हैं, जब ये गुड बने क्या रॉ मटेरियल वाले को पैसे नहीं दिए, दिए सर, भले ही वो गुड आपने यूज कर लिया है, पर क्या लेबर को पैसे नहीं दिए, रॉ मटेरियल को पेमेंट नहीं गई, इन लोगों की इनकम जनरेट हो तो रही है। इसलिए मैं बताता हूं प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इसलिए ऐड होगा क्योंकि गुड्स तो बने हैं ना, फैक्टर इनकम तो जनरेट हो चुकी है। इसलिए बोलते हैं नेशनल इनकम के अंदर कौन सी इनकम ऐड होती है, फैक्टर इनकम, जिसके अगेंस्ट क्या बने हो, गुड्स। अरे भले ही आपने खुद यूज कर ली पर गुड्स तो बने हैं, तो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इसलिए ऐड होगी। और बढ़िया लॉजिक, क्योंकि देयर इज करंट फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, गुड्स तो बनी रहे ना। मैंने क्या बोला है, नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम ऐड होगी जिसके अगेंस्ट गुड्स बने हो, और गुड्स बन रहे हैं भले आपने खुद कंज्यूम कर लिए, अबे गुड तो बने हैं। बात समझ आई? तो ये लॉजिक आपका क्लियर हो गया मेरे बच्चों। पॉइंट नंबर 2 इसलिए मैंने आपको बड़े ही सिस्टमेटाइज तरीके, पॉइंट नंबर 3 बड़े ही सिस्टमेटाइज तरीके से बताया है, ठीक है मेरे बच्चों। अब बेटा फोर्थ प्रिकॉशन देखते हैं। प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन will not be included। देखो प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज इस बार वर्ड आया है, पीछे वाले पॉइंट था प्रोडक्शन फॉर गुड्स की बात थी। बात समझ आ रही, गुड्स ऐड होगी लेकिन सर्विस ऐड नहीं होगी, यही सीखना है। अब सुनो मेरे बच्चों, आपकी मदर आपको खाना बना के देती है, दिन भर घर में सर्विस दे रही है। देखो नेशनल इनकम के अंदर फैक्टर इनकम ऐड होती है, बार बार मैं इसी लॉजिक ला रहा हूं, आप देख लो। नेशनल इनकम के अंदर फैक्टर इनकम ऐड होती है जिसके अगेंस्ट गुड एंड सर्विस बने हो। मैंने कहा, बच्चा कहता है सर फिर मम्मी जो मेरे को घर में खाना बना के दे रही है, माँ भी तो सर्विस दे रही है, वो सर्विस भी ऐड होनी चाहिए। लेकिन आपने क्या लिखा है, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल नॉट बी इंक्लूडेड। इन सर्विसेज को बोलते हैं डोमेस्टिक सर्विसेज, जो हमने घर के अंदर एक दूसरे की मदद करी है, ठीक है। अब कहता है सर वो माँ भी तो सर्विस दे रही है, नेशनल इनकम में ऐड कर दो। आपने बोला ना फैक्टर इनकम ऐड होती है इसके अगेंस्ट गुड एंड सर्विस बने। ये चिल्ला रहे हो 10 घंटे से पिछले, हर क्लास में ही बताते हो फैक्टर इनकम ऐड होगी, फैक्टर इनकम ऐड। अब करो ना ऐड, जो मम्मी हमें सर्विस दे रही है। आपने नॉट इंक्लूड क्यों लिख दिया यहाँ पे? सुनो मेरे बच्चों, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। उसकी जो मम्मी आपको सर्विस दे रही है उसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे?
कैसे निकाल सकते हो? उस चीज की वैल्यू तो निकल ही नहीं सकती। क्यों सर? सर आपने गुड्स की तो निकाली। हाँ बेटा, गुड्स की वैल्यू निकल सकती है। जितने का गुड मार्केट में बिकता है उतने नेशनल इनकम में ऐड कर दो। अब जो माँ आपके लिए रोटी बना रही है उसकी वैल्यू कैसे एस्टिमेट करोगे? उसकी कीमत क्या है? ये बोलोगे माँ से, माँ जो मेड पैसे लेती है ना उतने पैसे आपके भी ऐड कर देता हूँ। वो जो तवे पे रोटी बन रही है ना बेटा, वो तवा ही पीछे ना लग जाए कहीं आके। समझ आ रहा है बेटा? अगली बार रोटी नहीं मिलेगी, गलती से बोल मत देना जो मेड लेती है आप भी ले लो। भाई आपकी बहन आपकी मदद कर रही है, आपका भाई आपका मदद कर रहा है, आप उसको ये बोल सकते हो कि भाई ये चीज इतने रुपए लेता है तू भी ले ले? ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे। यहां जो ये काम कर रहे हैं इस चीज की फील अलग है, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, इन चीज की सर्विसेज नहीं निकालते। जो आपकी माँ आपके लिए सुबह शाम मर रही है, सब चीज हाथ में लाके दे रही है। लॉकडाउन चल रहा है पूरी दिल्ली के अंदर, लेकिन उस माँ का लॉकडाउन नहीं चल रहा, वो तब भी खड़ी है किचन में। उनकी सर्विस नहीं लगा सकते, मेड तो छुट्टी में चलेगी। भाई साहब ने कह दिया सीएम पीएम ने मेडे नहीं आएगी, लेकिन माँ तो लगी पड़ी है। अब रो मत देना कहीं घर जाके माँ के पैरों में गिर जाओ, माँ मेरे से गलती हो गई, ठीक है वापस आ जाओ। इमोशनल नहीं होना भाई, वापस आओ वापस आओ। हम बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, आपको समझाने के लिए मैंने आपको सारी बातें बताई है। ये सोच के चीजें बनी है। जो डोमेस्टिक सर्विसेज है, डोमेस्टिक सर्विसेज जो आप भाई बहन एक दूसरे की मदद कर रहे हो बेटा, वो चीज अलग है। आप उस चीज की वैल्यू नहीं एस्टिमेट कर सकते, लेकिन गुड्स की वैल्यू एस्टिमेट करी जा सकती है। गुड्स की वैल्यू एस्टिमेट करी जा सकती है, लेकिन डोमेस्टिक सर्विसेज की वैल्यू कोई एस्टिमेट नहीं कर सकता बेटा। यही माँ के प्यार की कीमत है। इकोनॉमिस्ट तब भी फेल हो गए, उन्होंने बोला भाई इसकी वैल्यू हम एलोकेट नहीं कर सकते। बात समझ आती? पॉइंट ध्यान से देख लो पक्का से। तो बेटा फिफ्थ प्रिकॉशन पढ़ते हैं, ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा प्रिकॉशन है। इम्प्यूटेड का मतलब है बेटा एस्टिमेटेड। इम्प्यूटेड एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ ओनर occupied houses will be included in national income, will be included in national income। अब मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से। पहले बात ध्यान से डाइजेस्ट करने की कोशिश करना, एक मैच्योर बच्चे की तरह बात करना। बात समझ आ रही? पहले इस बात का मतलब बताता हूं। ये कह रहा है जो लोग अपने घरों में खुद रहते हैं, जिनके अपने घर हैं, उस घर की जो इंप्यूटेड वैल्यू है, मतलब उस घर का जो रेंट बनता है, वो रेंट नेशनल इनकम निकालते वक्त ऐड होगा। फिर से बोल रहा हूं, जो लोग अपने घरों में खुद रहते हैं वो किसी को रेंट तो पे नहीं करते, पर उसका जो रेंट बनता है वो नेशनल इनकम में ऐड होगा। तो एक बच्चा बता मुझसे कहता है सर मेरा अपना घर है। क्या बता रहे हो आप? ये बात क्या नहीं बता रहा? आंख कान नाक तीनों खोल के सुन ले मेरे बच्चे, इसलिए कह रहा हूं ध्यान से मेरी बात। जो लोग अपने घरों में रहते हैं वो किसी को रेंट पे नहीं करते, पर जो उसका रेंट बनता है वो नेशनल इनकम में ऐड होगा। जैसे कि मेरे बच्चों, मेरा इंस्टीट्यूट है, रेंट का इंस्टीट्यूट है, मैं रेंट देता हूं तो वो रेंट मेरे जो लैंडलॉर्ड है उनको मिलता है, वो उनकी फैक्टर इनकम है, मेहनत का पैसा, उन्होंने अपनी जगह दे रखी है मुझे काम करने के लिए, वो रेंट नेशनल इनकम में ऐड होगा। ठीक है मेरे बच्चों? अब क्यों ऐड हो रहा है सर? क्योंकि बेटा इसके अगेंस्ट गुड एंड सर्विस बन रही है। यहां ये सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है। वो जगह क्या प्रोड्यूस कर रही है? सर्विस प्रोड्यूस कर रही है। मैंने क्या बोला है? नेशनल इनकम में हर वो चीज ऐड होगी जहां जहां गुड एंड सर्विसेज बन रहे हैं। भाई वो मेरा भले ही अपना घर है, पर मुझे सर्विसेज तो दे रहा है ना। सोचो वो इंस्टीट्यूट अगर मेरा अपना होता जहां मैं पढ़ाता हूं, वो इंस्टीट्यूट जहां मैं पढ़ाता हूं वो मेरा अपना होता, तब भी उसका जो एस्टिमेटेड रेंट है, इंप्यूटेड रेंट, अगर थोड़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ लेके चलूं ना बचपन में, इम्प्लिसिट वर्ड याद आ रहा है कुछ? इम्प्लिसिट, उसकी वैल्यू एस्टिमेट करी जाएगी, उतना नेशनल इनकम में ऐड करा जाएगा क्योंकि उतने की सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है। सर आपने मां के प्यार की सर्विस तो निकाली नहीं, फिर आपने अपने घर की सर्विस कैसे निकाल दी? घर बेटा कोई इमोशंस नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है। मां में पूरे इमोशंस है, उसकी वैल्यू निकल सकती। देख लो जो अपने घर में खुद रहता है, देख लो सिमिलर अकोमोडेशन का बाहर कितना रेंट है, जितना रेंट है उतना नेशनल इनकम में ऐड होगा। जो नेशनल इनकम एस्टिमेट कर रहे हैं वो उसको ऐड कर रहे हैं। बात समझ आई पक्का से? क्योंकि वो घर हमें सर्विसेज दे रहा है, सर्विसेज की अगर वैल्यू निकल सकती है तो वो ऐड होगा।
बात समझ आई? लेकिन जहां नहीं निकल सकती वहां ऐड नहीं होगा। डोमेस्टिक सर्विसेज जो माँ बहन भाई एक दूसरे को दे रहे हैं वो ऐड नहीं होता, लेकिन इस घर की वैल्यू जो एस्टिमेटेड रेंट बनता है उतना नेशनल इनकम में ऐड करा जाएगा। इंप्यूटेड एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ठीक है? हाँ तो बेटा अब मैं आपको 6 पॉइंट पढ़ा रहा हूं, ध्यान सुनना। चेंज इन स्टॉक विल बी एडेड इन नेशनल इनकम। बेटा ये तो बड़ा ही आसान सी बात है, आपको पता ही है। जब हम GDP निकालते हैं तो बेटा हम सेल्स क्या करते हैं, प्लस ही तो करता हूं मैं चेंज इन स्टॉक, है ना मेरे बच्चे? IC माइनस करते हैं तो चेंज इन स्टॉक तो ऐड हो ही रहा है, तभी तो यहाँ पे क्या आ रहा है, GVAMP आ रहा है इंडिविजुअल का। फिर इन सब GVAMP को ऐड करके सिग्मा GVAMP ऐड करके क्या आ रहा है, GDPMP आ रहा है ना मेरे बच्चों? सिग्मा GV ऐड GDPMP आ रहा है। और अगर मुझे नेशनल इनकम निकालनी है NNPFC में क्या निकाल चुका हूं, GDPMP। तो बेटा जब GDPMP ऐड हो रहा है इसका मतलब इसमें सेल्स भी तो, वो चेंज इन स्टॉक भी तो ऐड हो ही रहा है। तो चेंज इन स्टॉक तो बेटा पता लग ही रहा है, नेशनल इनकम निकालते वक्त ऐड करना जरूरी ही है, मैंडेटरी ही है, बिना इसके तो काम बनेगा ही नहीं। ठीक है? तो बेटा अब मैं आपके नोट्स खोल दिए मैंने, वहां लिखा है प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, आप ढूंढ लोगे। प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड हमने 6 प्रिकॉशंस करे हैं। पहला प्रिकॉशन है इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। देखो बेटा 2-2 नंबर के इंडिविजुअल है, पेपर सस्ता बन गया तो 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। अब ये आता नहीं है, ये बेटा बहुत टाइम पहले CBSE में ऐसे क्वेश्चन आया करते थे, अब ट्विस्टेड पेपर आने लग गया है। ठीक है मेरे बच्चों? तो पहला है इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। मैंने बताया था फाइनल गुड नेशनल इनकम के अंदर ऐड करे जाएंगे, इंटरमीडिएट गुड ऑलरेडी फाइनल गुड के अंदर ऐड हो जाता है। 1000 के अंदर 700 ऐड है, 700 के अंदर 500 ऐड है। अपने नोट्स खोल सकते हो। इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड बिकॉज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन फाइनल गुड। इफ इट एडेड अगेन इट विल लीड टू डबल काउंटिंग। सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। सेल एंड परचेज ऑफ यूज्ड गुड, जो पुराने गुड्स है, विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज दे आर नॉट ट्रीटेड एज फ्रेश प्रोडक्शन। ठीक है मेरे बच्चों? दे वर इंक्लूडेड इन द ईयर व्हेन दे वर प्रोड्यूस। जिस साल वो बने थे, जब आपने फ्रेश खरीदे थे, उसी साल की नेशनल इनकम में वो ऐड हो चुके हैं। However, any commission or brokerage paid on second-hand goods will be included in national income because this is fresh services. ठीक है मेरे बच्चों? अगला पॉइंट मैंने पढ़ाया था जो प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, सर्विसेज वाला पॉइंट पहले ला रहा हूं मैं इस बारी। प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज, डोमेस्टिक सर्विसेज, वो ऐड नहीं होगी। डोमेस्टिक सर्विसेज लाइक सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ, किचन गार्डनिंग। बेटा आप अपने घर के बैकयार्ड में, अब तो बेटा हाँ बैकयार्ड चलो समझ लेते होते हैं, बैकयार्ड भी, वहाँ आपका गार्डन है, वहाँ आप गार्डनिंग कर रहे हो, आपके फादर सपोज करो गार्डनिंग का शौक है, वो जो गार्डनिंग कर रहे हैं, ये मत बोलना माली इतने रुपए लेता आप भी ले लेना। बेटा फूल ले लेंगे, कांटे सारे छुपा देंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है? डोमेस्टिक सर्विसेज ऐड नहीं होगी, आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम सिंस इट इज डिफिकल्ट टू मेजर देयर मार्केट वैल्यू। इनकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। दीज सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम एट होम एंड नेवर एंटर्ड मार्केट and are termed as non-market transaction। 1 मार्क का क्वेश्चन आया था, non-market transaction क्या है? It must be noted that paid services of teacher, CA, drivers are included in national income। हाँ आउटसाइडर को अगर कोई पैसे दे रहे हो वो नेशनल इनकम में ऐड करे जाएंगे। ठीक है? लेकिन डोमेस्टिक घर के बंदे को दिए वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड। Value of the goods that are retained for consumption by producer himself, अपने घर ही ले आया, will be included in national income as they contribute to current flow of good and services। Their estimated or imputed value, जितने का वो बिकता उसकी वैल्यू एस्टिमेट करी जा सकती है, वो एस्टिमेट करी जाएगी, उतना नेशनल इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। अगला imputed value of owner occupied houses will be included। People who live in their own houses, they do not pay any rent, वो कोई रेंट पे नहीं करते, but they enjoy housing services similar to those people who lives in rented accommodation। पर वो सर्विसेज के मजे उसी तरीके से ले रहे हैं जो लोग रेंट में रह रहे हैं। बात समझ आ रही है?
देयर एस्टिमेटेड और इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ रेंट इज टेकन इनटू नेशनल इनकम। छठा पॉइंट, चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड विल बी इंक्लूडेड, चेंज इन स्टॉक ऑफ इन्वेंटरीज विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ठीक है ना, वो तो पता लग ही चुका है। एक्सपेंडिचर मेथड में भी ये चीज आती है, अगर आपको याद हो आइटम नंबर 3 के अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर, तो वहां पे भी ये चीज आती है और वैल्यू एड में भी चीज आती है। ठीक है, तो यहां हमने सारे प्रिकॉशंस खत्म कर दिए हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो बेटा अगला टॉपिक करते हैं, वो है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग के लिए मेरे बच्चों आपको वही कंसेप्ट ध्यान में रखना है। अपना वही फार्मर है, अपना मिलर है और ये अपना बेकर है। ये चीज बेटा मैं आपको पता नहीं कितनी बार करा चुका हूं, शायद खुदा ही जानता होगा, है ना मेरे बच्चों। और मुझे कोई चीज बार बार कराने में कोई एतराज नहीं है, पर वीडियो को स्किप मत करना। मैं आपको पहले बता रहा हूं, अपने आप को हीरो मत बनना, आराम से सुननी है हर बार चीज। देखो 100 नंबर लाना मजाक बात नहीं है, टिप्स पे होनी चाहिए सारे कंसेप्ट। बात समझ आ रही है? और मैं डरता नहीं कोई चीज 50 बार कराने में भी। मेरे को भाई बैकअप का बादशाह कहा जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूं ध्यान से सुन लो मेरी बात, ठीक है। कोई बच्चा अगर हमारी ट्यूशन से लेट हो जाता है ना बेटा, तो ये कहता है सर बैकअप देने लग गए थे इसलिए मैं लेट हो गया हूं। ठीक है, ये बात अब सुन लो ध्यान से। जीवीएएमपी 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 सिग्मा जीवीएएमपी इज इक्वल टू जीडीपीएमपी। ये बात आपको समझ आ गई। अब कहता है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का मतलब है कोई चीज हमने 2 बार ऐड कर ली है, अब मुझे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अवॉइड करनी है। तो इसके 2 तरीके हैं। एक, या तो आप फाइनल गुड को कंसिडर कर लो। किसको कंसिडर कर लो? आप इस फाइनल गुड की वैल्यू को आप कंसिडर कर लो, तो ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगी आप लोगों की, खत्म हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है? हेलो, इन तीनों के जीवीएएमपी को ऐड करो, इन तीनों को ऐड करो तब भी 1000 ही आएगा। या इसको देख लो। तो डबल काउंटिंग अवॉइड करने के 2 तरीके हैं, या फाइनल गुड की वैल्यू देख लो, फाइनल गुड की वैल्यू, या सबकी ग्रॉस वैल्यू एडेड को ऐड कर दो। आओ अब मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं, ध्यान से सुनो। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग रेफर्स टू कंसिडरिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट मोर देन वंस। आपने 2 बार चीज को काउंट कर लिया है व्हाइल पासिंग थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। जब आप बार बार जा रहे थे तो आपने वैल्यू ऑफ आउटपुट को मोर देन वंस कंसिडर कर लिया है। इसी वैल्यू ऑफ आउटपुट को लेनी है फाइनल वाली को। बात समझ आ गया है? इसे ही बोलते हैं फाइनल गुड जीडीपीएमपी। डबल काउंटिंग लीड्स टू ओवर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। सही बात है भाई, बार बार ऐड करते रहोगे तो ओवर एस्टिमेशन तो होना आम बात है। ठीक है, हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग की डेफिनेशन पे लिख लो 1 मार्क, हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग में लिखो 2 मार्क। ये क्वेश्चन कंबाइन होकर 3 मार्क का भी मिल सकता है। फाइनल आउटपुट मेथड, फाइनल गुड की वैल्यू को कंसिडर करो। क्या लिखा है सुनो, वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड शुड बी एडेड टू डिटरमाइन नेशनल इनकम। हमारे एग्जांपल में 1000 उसकी वैल्यू है। वैल्यू एडेड मेथड, सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट। हर प्रोड्यूसिंग यूनिट की वैल्यू एड को ऐड कर दो, मतलब ये। ठीक है मेरे बच्चों, आई होप आपके यहां तक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल धार बना दी गई है।